द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज में आपका स्वागत है। हम संचित तकसीली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के जरिए निवेश से जुड़े मिथकों की परतें खोल रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के मिथ 63 पर। हाँ, और ये एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। सोचिए किसी ने अपनी मेहनत की कमाई गलत सलाह की वजह से गवा दी। तो जो पहला एहसास होता है वो है गुस्सा और एक लाचारी का। और यहीं से ये मिथक जन्म लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, मिथक यही है कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, समाधान आसानी से नहीं मिलता। ये भावना बहुत आम है ना? बहुत ज्यादा। निवेशकों को लगता है कि वो गलत बिक्री मतलब मिस सेलिंग के शिकार हुए हैं जी। या फिर उनके माता पिता किसी गलत स्कीम में फंस गए। और जब वो शिकायत करने का सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये प्रक्रिया तो बहुत जटिल और लंबी होगी। उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सिस्टम सिर्फ बड़ी कंपनियों या जिनकी ऊंची पहुंचे उन्हीं के लिए बना है। एक आम इंसान की आवाज तो कहीं खो जाएगी। हाँ, यही सोच है। जब हम मिस सेलिंग या गलत बिक्री कहते हैं तो इसका एक आम सा उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब क्या ये ऐसा है कि कोई रिटायरमेंट के लिए एक सुरक्षित निवेश ढूंढ रहा हो हाँ, और उन्हें एक बहुत ही रिस्की इक्विटी फंड बेच दिया जाए ये कहकर के इसमें गारंटीड रिटर्न है? ये एकदम सही उदाहरण है। यही मिस सेलिंग है। और इसी अनुभव के बाद लोग ये मानकर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि सिस्टम की खामियों के कारण उनकी समस्या महीनों तक अनसुलझी ही रहेगी। अच्छा। सच तो ये है कि शिकायत दर्ज करने का अधिकार हर निवेशक के पास है और इसका इस्तेमाल न करना एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट शायद कुछ और है। क्या? कि आपकी एक शिकायत सिर्फ आपकी समस्या नहीं सुलझाती, ये रेगुलेटर के लिए एक डेटा पॉइंट है। बिल्कुल सही। जब सेबी के पास एक ही कंपनी के खिलाफ मान लीजिए 100 शिकायतें पहुंचती हैं तो वो सिर्फ शिकायतों को नहीं सुलझाते। नहीं, वो उस कंपनी के काम करने के तरीके की ही जांच करते हैं। तो आपकी छोटी सी शिकायत एक बड़े सिस्टमिक बदलाव की पहली कड़ी बन सकती है। बिल्कुल। आपका एक्शन पूरे मार्केट को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद करता है। और जहां तक प्रक्रिया की बात है तो टेक्नोलॉजी ने इसे बहुत आसान बना दिया है। तो समाधान अब तेजी से मिलता है। हाँ, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से। तो ये जो कदम है सुनने में तो सीधे लगते हैं, लेकिन असर में सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म जैसी चीजें काम कैसे करती हैं? मतलब क्या ये कोई डरावनी सरकारी वेबसाइट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कोर्स का मतलब है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। ओके। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी का जो इंटरनल ग्रीवेंस सेल है वो स्टोर का मैनेजर है। ठीक है। अगर वो आपकी नहीं सुनता तो सेबी स्कोर्स सीधा हेड ऑफिस को फोन लगाने जैसा है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप सीधे मार्केट के रेफरी से बात कर सकते हैं। और ये असरदार है? आंकड़े बताते हैं कि यहां दर्ज की गई ज्यादातर शिकायतों का निपटारा 30 से 45 दिनों के अंदर हो जाता है। तो ये सिर्फ एक विकल्प नहीं, एक बहुत असरदार हथियार है। ठीक है। तो अगर किसी को ये हथियार इस्तेमाल करना हो तो एक्शन प्लान क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप? देखिए, सबसे पहले गलत बिक्री को साबित करने के लिए सारे दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करें। ईमेल, ब्रोशर, अकाउंट स्टेटमेंट, सब कुछ। दूसरा, पहले कंपनी के अपने शिकायत सिस्टम में शिकायत दर्ज करें और उन्हें एक तय समय दें जवाब देने के लिए। और अगर वहां से बात न बने तो तीसरा कदम मामले को सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर ले जाएं। और अगर मामला ज्यादा उलझा हुआ है तो किसी सलाहकार या कानूनी विशेषज्ञ से राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक और स्मार्ट तरीका जो किताब में बताया गया है वो ये है कि आप नियामक वेबसाइट पर जाकर देखें कि दूसरे निवेशकों ने उस कंपनी के खिलाफ कैसी शिकायतें की हैं। हाँ, और उनका क्या नतीजा निकला। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि आपकी शिकायत का क्या हो सकता है। सही कहा। सोचिए शर्मा जी के बारे में जिन्हें एक बीमा पॉलिसी गारंटीड पेंशन प्लान बताकर बेच दी गई थी। ओके। 5 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा। जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो पता चला कि ये तो बाजार के जोखिम वाला यूलिप था। ओह, तो उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया होगा। बहुत। लेकिन हार मानने की बजाय उन्होंने यही कदम उठाए और आप मानेंगी नहीं, 3 महीने बाद कंपनी को उनका पूरा प्रीमियम वापस करना पड़ा। ये इस सिस्टम की ताकत है। वाह। तो आज का निचोड़ ये है कि शिकायत निवारण प्रणाली को नजरअंदाज करना मतलब लाचारी को चुनना है। सही। अपने अधिकारों का उपयोग करके हम न केवल अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं बल्कि एक बेहतर वित्तीय बाजार बनाने में भी योगदान दे सकते हैं। तो अपने हक के लिए लड़ना एक बात हुई, लेकिन क्या हो अगर आपको सलाह देने वाला ही कोई अपना हो? यहीं से हमारा अगला अध्याय और अगला मिथक जुड़ता है। चैप्टर 8, सलाहकार का गलत इस्तेमाल। और मिथ 64 है, मेरा सलाहकार पापा के अच्छे फ्रेंड है। क्या सिर्फ भरोसे
या पारिवारिक संबंधों के आधार पर किसी को अपना वित्तीय सलाहकार चुनना सही है? और इस पे सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर आपका सलाहकार सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, तो जब बाजार में तेज उतार चढ़ाव आता है, तब क्या दोस्ती पेशेवर सलाह पर भारी पड़ती है? फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। द मिडिल क्लास मिस्टेक सीरीज सुनते रहिए। जय गुरुदेव।